हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर आवर चैनल देखाना होना स्टडी। जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे हमारा जो 11th चैप्टर है काइनेमेटिक्स यानी कि गति की, उसके अंदर आज हमारा जो हेडिंग है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। हेडिंग पॉइंट है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि जिसे हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो आइए बात करते हैं फर्स्ट हेडिंग प्रक्षेप्य गति के बारे में। प्रक्षेप्य गति के बारे में और डिटेल से जानने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है टॉपिक आज का हमारा, वो मतलब कि प्रोड्यूस कहाँ से हुआ है, या फिर मतलब कि प्रोजेक्टाइल मोशन का किसी पार्टिकल के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है। तो इसे आप इस प्रकार समझ सकते हो कि जैसे कि मेरे पास में कोई बंदूक है, कोई गन है, अगर उस बंदूक को जैसे कि चलाते हैं उससे गन निकलती है, तो किसी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग या फिर अपवार्ड रूप में अगर किसी बंदूक को चलाएं तो जो बुलेट की डायरेक्शन होगी, बुलेट की जो डायरेक्शन होगी, अगर इस तरीके से चलाएं तो बुलेट की डायरेक्शन अपवार्ड होगी, और सीधे चलाएं सामने तो फिर उसकी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, तो वो जो मतलब बुलेट निकल रही है उस गन से, उसकी कुछ ना कुछ एंगल के अकॉर्डिंग मोशन होगा, एंगल अकॉर्डिंग मोशन होगा। तो दूसरी भाषा में आप लोग ये समझ सकते हो कि माना कि कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से अगर हम हमारे हाथ में कोई एक पार्टिकल लें, कोई गेंद लें, और उस बॉल को ऊपर से फ्री करें, फ्री करने पर एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग वो नीचे जमीन पर आकर के गिर जाएगी गुरुत्वाकर्षण के अधीन होकर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि ये जो पार्टिकल के अंदर मोशन हुआ है, किसी फिक्स एंगल के अकॉर्डिंग मोशन कराना किसी पार्टिकल का, वो मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, और एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन किसी पार्टिकल के अकॉर्डिंग होगी, उन मोशन के अंतर्गत ईंधन का रूप, ईंधन को काम में नहीं लिया जाएगा उस पार्टिकल को मोशन कराने में। ठीक है, मतलब ईंधन का हमें काम नहीं लेना है। अगर किसी पार्टिकल के जैसे कि कोई कार है वो चल रही है, तो उसके अंदर मैं प्रोजेक्टाइल के मोशन के बारे में बताना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें ईंधन का उपयोग हुआ है कार के मोशन के अंतर्गत। कार को गति कराने के लिए ईंधन का उपयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि प्रोजेक्टाइल जो मोशन है वो मतलब कि फ्रीली कोई बॉडी है, और वो बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्स में होनी चाहिए। देन भी उसकी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर ईंधन का उपयोग है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन किस तरीके से, उसकी डेफिनेशन किस प्रकार से होती है। तो फर्स्ट हेडिंग हमारा प्रक्षेप्य गति, जिसके अंदर आप लिखोगे कि माना कोई कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन, किसी कोण पर गति करता है, किसी कोण पर गति करता है, इस प्रकार की गति कण की प्रक्षेप्य गति कहलाती है, कण की प्रक्षेप्य गति कहलाती है। ठीक है बच्चों, कण की प्रक्षेप्य गति कहलाती है, तथा कण की इस गति में ईंधन का उपयोग नहीं होता है, ईंधन का उपयोग
नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रोजेक्टाइल जो कुछ भी मोशन होगा वो आप एक तरह से जैसे कि फ्रीली फॉलिंग जो बॉडी होती है उनके रेस्पॉन्स में आप लोग मोशन को समझ सकते हो। देन फिर वो बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए। अब जैसे कि कोई आदमी है, वो मतलब अपने पास में गन है और वो बुलेट छोड़ता है, जैसे कि गोली चलाता है, तो क्या करेगा, जैसे इस प्रकार से कोई आप सामने कोई निशान है तो 8% जो पोजीशन है उसकी, उस 8% पोजीशन से अगर वो निशाना लगाता है तो जैसे कि वो मतलब इस प्रकार से अपने मोशन को क्लियरिफाई नहीं कर सकता कि हाँ वो सामने मतलब कि निशाना है और उस निशाने पर गोली दागनी है, तो इस प्रकार से अपनी भूमिका नहीं निभा सकता कि सीधे सीधे उस बंदूक को उसके निशाने पे लगा दिया जाए। बिकॉज जैसे ही किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई बुलेट मोशन करता है तो वो अपने साथ में कुछ ग्रेविटी भी धारण करता हुआ चला जाता है। तो होता क्या है कि हमेशा कोई मतलब कि इंसान है, वो अगर कोई आदमी है जो गोली दागेगा वो अपने 8 पोजीशन उसकी स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड के अनुरूप बंदूक को नहीं चलाएगा, वो उसे कुछ ऊपर उठा हुआ चलाएगा ताकि गोली वो सीधे निशाने पे जाए, ग्रेविटी को साथ में लेकर के। क्योंकि वहां तक जाएगी तो अगर सीधी रहेगी, फिर वहां तक जाएगी तो वो फिर नीचे हो जाएगी, तो मतलब निशाना सीधा नहीं होगा। और अगर बंदूक को थोड़ा ऊपर करेगा फिर वो बंदूक ऊपर से नीचे आएगी तो एक्यूरेट अपने पोजीशन पे आ जाएगी। इस प्रकार के कुछ मोशन को हम लोग कह सकते हैं कि ये मोशन होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ 7-8 पॉइंट है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो काइनेमेटिक एनर्जी होती है और उसके टाइम पीरियड कितना लगता है किसी पार्टिकल को 8 पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाने में। फिर हम बात करेंगे कि उसकी अधिकतम ऊंचाई तक कि जो कोई पार्टिकल है वो मैक्सिमम हाइट कहां तक रीच कर सकता है उसके बारे में। तो सबसे पहला जो आज हमारा हेडिंग है तिर्यक प्रक्षेप्य गति या फिर प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हेडिंग है तिर्यक प्रक्षेप्य गति। इस मोशन के अकॉर्डिंग या फिर हेडिंग एक और लगा दो आप यहां पर कि प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण, प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण। यहां पर मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि किसी पार्टिकल की जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए जैसे कि 8% टाइम कोई पोजीशन है, ओरिजिन पॉइंट आप मान सकते हो इसके अकॉर्डिंग कि इस पोजीशन पर कोई एक व्यक्ति खड़ा है जो किसी पार्टिकल को फेंक रहा है, सीधे सीधे फेंक रहा है। तो यूनिफॉर्म जो इसकी वेलोसिटी होगी वो तो हो जाएगी u। ठीक है बच्चों, और t समय बाद में कोई पार्टिकल है वो पोजीशन p पर पहुंच जाएगा, जहां पर इस पार्टिकल की मोशन को आप लोग इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हो
कि ये तो हो गई वी एक्स और इसकी यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी वी, और जो स्ट्रेट मोशन है वो हो जाएगी वी वाई। ठीक है बच्चों, यहां इस कंडीशन पर जो आपका मिड पॉइंट है ऊपर वाला, यहां पर आप मान सकते हो किसी पार्टिकल की हाइट को, जो कि अपर वाली हाइट होगी। देखिए कि इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पे, दोनों पोजीशन है वो लोवेस्ट है, तो कर्वेचर होता है ना ऐसे, तो इस स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग समझे कि इसकी मैक्सिमम हाइट तो यहां पर होगी मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो इसके रिस्पॉन्स में आप लोग ये समझ सकते हो कि ये इसकी क्या है, मैक्सिमम हाइट है। ठीक है बच्चों, फिर देखिए इस अवेलेबिलिटी पर आप लोग ये जो ग्राफ है वो इस प्रकार समझ सकते हो कि यू एक्स यहां पर हो गया यू कोस थीटा, कंप्लीट जो डिस्टेंस होती है आपकी वो कहलाती है क्षैतिज परास के रूप में। क्षैतिज परास या फिर आप लोग इसे रेंज के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये तो आपके हो गया डायग्राम कंप्लीट कि कोई प्रोजेक्ट है, कोई पार्टिकल होता है, उसका जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल फॉर्म के अकॉर्डिंग, तो वो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो ग्राफ है यहां पर आप ले लीजिए जैसे कि यू एक्स है और यहां पर ये हो जाएगा यू वाई, और वी भी मान सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे इसकी कि माना कि एक प्रक्षेप है और यहां पर इसकी क्या है, एंगुलर फॉर्म है थीटा, थीटा एंगल पे जाएगा, कोई कण गुरुत्वाकर्षण के अंदर किसी कोण पर, तो माना कि एक प्रक्षेप पे किसी कोण थीटा पर क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण जी, या आप इसे कह सकते हो कि ए वाई इजिकल टू प्लस माइनस जी भी हो सकता है आपके, जी से गति करता है, ऊर्ध्वाधर दिशा में गुरुत्वीय त्वरण जी से गति करता है, तथा क्षैतिज दिशा में कण पर गुरुत्वीय त्वरण नहीं लगता है। गुरुत्वीय त्वरण ए वाई इजिकल टू माइनस जी होगा यहां पर, बिकॉज क्योंकि पार्टिकल को अपोजिट ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हम लोग फेंके, अपोजिट ग्रेविटी के अकॉर्डिंग फेंके तो उसका जैसे कि ग्रेविटी अगर पार्टिकल को फ्रीली फॉल करे तब तो वो मतलब ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग है, और ऊपर ले जाए तो ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग नहीं, इसलिए यहां पर जो सिंबल आएगा वो आएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, दिशा में कण पर एक गुरुत्वीय त्वरण तथा क्षैतिज दिशा में कण पर गुरुत्वीय त्वरण ए एक्स इक्वल टू आरोपित होता है, प्रक्षेप्य की
ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के दौरान, गति के दौरान, ऊर्ध्वाधर दिशा में गति के दौरान कण स्मॉल टी समय पश्चात, स्मॉल टी समय पश्चात u वेग से गति करते हुए, u वेग से गति करते हुए बिंदु P पर पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, u वेग से गति करता हुआ स्मॉल टी समय के पश्चात बिंदु P पर पहुंच जाता है। तब कण का वेग v में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, अब ये तो होगी आपके डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, देन फिर अब हम बात करेंगे कि जैसे कि ये तो होगी इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की अकॉर्डिंग इसकी एक्स डायरेक्शन के अंदर पार्टिकल की जो गति के तीनों समीकरणों अकॉर्डिंग जो इसका मोशन होगा वेलोसिटी के रूप में, या फिर उसकी जो डिस्टेंस होगी उसे हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, और वाई दिशा के अंदर इसको हम डिस्टेंस को किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, उन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात करते हैं कि एक्स दिशा के अकॉर्डिंग और वाई दिशा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें किस प्रकार से इसकी जो समीकरण है वो प्राप्त होगी, जिसके अंदर अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि किसी प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी पार्टिकल के प्रोजेक्टाइल मोशन कराने पर उस पार्टिकल के अंदर जो गति की समीकरण होती है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है बच्चों, तो होप कि ये डायग्राम और ये डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आए। इजी है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को डायग्राम बनाना है, और इसके रिस्पॉन्स में आप लोगों को बस एक चीज ध्यान रखनी है कि किसी पार्टिकल की जो पॉइंटेड वाइज जितनी जो मोशन हो रही है उनका आप लोगों को फिक्स डेरिवेशन को ध्यान रखना है। बच्चों, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो तिर्यक परिक्षेपी गति होती है उसके बारे में हम लोग डेफिनेशन किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि उस तिर्यक परिक्षेपी गति के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग और उसकी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो गति की मोशन होती है उनको फाइंड करेंगे। जैसे कि कोई पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल को हमने एक डायग्राम बनाया था इस प्रकार से। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में पार्टिकल का जो मोशन होगा तो गति की फर्स्ट समीकरण सेकंड समीकरण के अकॉर्डिंग किस प्रकार से डिफाइन होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि एक्स दिशा में जो पार्टिकल का मोशन हो रहा है उसके लिए प्रारंभिक वेग हो जाएगा यू एक्स इजिकल टू यू कोस थीटा, यू कोस थीटा, और अंतिम वेग हो जाएगा अंतिम वेग इजिकल टू वी एक्स। देन फिर इसके लिए त्वरण का जो मान है वो हो जाएगा जीरो, एक्स इजिकल टू हो जाएगा जीरो।
ठीक है बच्चों। फिर देखिए इसके लिए हम लोग गति की फर्स्ट समीकरण को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे गति की फर्स्ट इक्वेशन। गति की फर्स्ट इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग जो रूप होता है वो क्या होता है कि Vx इजिकल टू ux प्लस ax t। ठीक है, v इजिकल टू u प्लस a t उसके फॉर्म में। देन फिर यहां पर आ जाएगी सोल्व करने के बाद में कि Vx इजिकल टू हो जाएगा आपके u का मान क्या है यहाँ पे u cos थीटा प्लस a की कंप्लीट वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो ये हमारे पास में इक्वेशन कौन सी फाइंड आउट हुई है, Vx इजिकल टू u cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में जितनी भी जो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी उन इक्वेशन को मैं यहाँ एक साइड मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, ताकि हमारे पास आगे की जो इक्वेशन है वो सोल्विंग करने के लिए आसान से काम आए। तो यहां पर कुछ इक्वेशन इस प्रकार से होगी। फर्स्ट होगी आपके ठीक है बच्चों, ये तो होगी फर्स्ट इक्वेशन। देन फिर हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो सेकंड इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड आउट होती है उसके बारे में। तो गति की जो सेकंड समीकरण है उसके लिए हो जाएगा प्रोसेस कि गति की सेकंड समीकरण इक्वेशन वो हो जाएगी कि यहां पर एक चीज और है कि दूरी को आप लोग यहां पर जो डिनोट करोगे उसके लिए हो जाएगा एक्स साइन। तो जैसे कि जो फॉर्मूला होता है एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास में फॉर्मूला निकल जाएगा ना, तो उसके लिए हो जाएगा कि एक्स इजिकल टू हो जाएगा आपके यूटी के लिए यू एक्स टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर देखिए यहां पर हो जाएगा कि एक्स इजिकल टू यू एक्स का मान क्या होता है यू कोस थीटा, देन फिर टी का मान प्लस 1/2 ए का मान होता है ए एक्स टी स्क्वायर। तो यहां पर ए एक्स तो वैसे भी 0 है, तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारे पास में सेकंड इक्वेशन है वो फाइंड आउट हुई है कि एक्स इजिकल टू यू कोस थीटा टी के रूप में। तो आइए इसको भी एक बार अलग रूप से हम सेटिस्फाई कर दें, सेट कर दें। ये हो जाएगी एक्स इजिकल टू यू कोस थीटा टी। ठीक है बच्चों, तो अब थर्ड समीकरण की यहां पर बात नहीं होगी, क्योंकि थर्ड समीकरण का मान क्या होता है कि v स्क्वायर एक्स इजिकल टू यू स्क्वायर एक्स प्लस 2a एक्स उसके रूप में। तो यहां पर जो v स्क्वायर एक्स प्लस यू स्क्वायर एक्स का मान क्या हो जाता है यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा के रूप में। तो सेम एज हमारे पास जो इक्वेशन है वो इसके रूप में आ जाएगी। तो हम इसे डायरेक्टली जैसे ये तो यहां पर 0 हो गई, तो ये इक्वेशन हमारे पास वैसे भी निकल के आई हुई है। तो इसको हम यहां पर सोल्व नहीं करेंगे आगे थर्ड इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन ये, थर्ड इक्वेशन ये तो होगी एक्स डायरेक्शन के रूप में हमारे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की डेफिनेशन होती है उसके बारे में। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर y दिशा के अंदर हो तो उसके रूप में हम लोग किस प्रकार से इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जैसे कि y डायरेक्शन के अंदर। तो y डायरेक्शन के अंदर यहां पर जो हमारा इनिशियल जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी कि प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग को हम यहां पर डिनोट करेंगे u y इजिकल टू हो जाएगा आपके u साइन थीटा। ठीक है, और अंतिम वेग कितना हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा कि vy।
ठीक है। फिर जो डिस्टेंस होगी आपकी दूरी वो हो जाएगी y, डिस्टेंस हो जाएगी y, एंड जो एक्सीलरेशन होगा वो हो जाएगा त्वरण, जिसे आप कहते हो त्वरण, हो जाएगा ax इजिकल टू माइनस जी, क्योंकि पार्टिकल है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर डायरेक्शन मोशन कर रहा है। तो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो मोशन कोई पार्टिकल करे तो उसके लिए वेलोसिटी जो ग्रेविटेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर नीचे गिरेगा पार्टिकल तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर जो पार्टिकल की ए वाई आएगा इसके अंदर, ए वाई इजिकल टू माइनस जी, ठीक है। तो एक्सप्रेशन हो जाएगा आपके ए वाई इजिकल टू माइनस जी। देन फिर हम लोग यहाँ पर गति की फर्स्ट समीकरण को फाइंड आउट करेंगे कि गति की प्रथम समीकरण का जो मान है, प्रथम समीकरण वो इस प्रकार से जाएगा आपके कि वी वाई इजिकल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। v इजिकल टू यू प्लस ए टी के रूप में, तो वी वाई इजिकल टू यू वाई का मान यू साइन थीटा, ए वाई का मान माइनस जी है तो यहां पर माइनस जी, देन फिर टी की वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास में इक्वेशन फाइंड आउट हो गई फर्स्ट, पुट कर दो एक साइड में। समीकरण थर्ड हमारे पास में प्राप्त हुई है कि वी वाई समीकरण थर्ड हमारे पास में हुई है वी वाई इजिकल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी के रूप में, ठीक है बच्चों। फिर हम बात करेंगे कि गति की सेकेंड इक्वेशन के बारे में, गति की सेकेंड इक्वेशन के बारे में, जिसको हम लोग अब देखिए यहां पर जो इक्वेशन है हम इसे एज इट इज मान रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ये इक्वेशन हो जाएगी थर्ड के रूप में। फिर हम बात करेंगे गति की सेकेंड इक्वेशन के बारे में, तो इसके लिए हो जाएगा डिस्टेंस कितनी होती है y इजिकल टू यू टी प्लस एस इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो उसके लिए देखिए कि यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, एज इट इज है। फिर देखिए y इजिकल टू यू वाई टी यूवी का मान यू वाई का मान यू साइन थीटा ब्रैकेट टी मल्टीप्लीकेशन में -1/2 जे टी स्क्वायर के रूप में, ठीक है। देखिए यू वाई का मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है, देन फिर माइनस जे टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होगी आपके फोर्थ के रूप में। तो एज इट इज एक साइड में लिख दो आप इसे भी फोर्थ के रूप में, ये हो जाएगी y इजिकल टू यू साइन थीटा माइनस 1/2 जे टी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि गति की थर्ड इक्वेशन के बारे में, थर्ड इक्वेशन के बारे में। तो इसके लिए जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी, देखिए कि वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होती है, तो वी स्क्वायर को हम लोग क्या लेंगे वी वाई, वी स्क्वायर वाई इजिकल टू यू स्क्वायर वाई प्लस 2 ए वाई, एस की जगह पे डिस्टेंस वाई, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि वी स्क्वायर वाई इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2 जी वाई के रूप में हमारे पास में पार्टिकल के एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मोशन हुआ है तो उसको हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इन कंप्लीट इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हमारे पास में आसानी रहे। ये हो जाएगी इक्वेशन 5, तो जो इक्वेशन 5 का मान है वो जाएगा वाई स्क्वायर वाई इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा -2 जी वाई के रूप में, ठीक है बच्चों। कंप्लीट हमने पार्टिकल के एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होती है उनको हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर अब प्रक्षेप्य गति के पथ का समीकरण को फाइंड आउट करेंगे। जो कितना पथ उसने संचालन किया पार्टिकल ने उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो अब हम बात करेंगे जैसे कि प्रक्षेप्य गति के पथ के समीकरण के बारे में। हेडिंग पॉइंट है प्रक्षेप्य के
पथ के समीकरण के बारे में, समीकरण के बारे में। ठीक है बच्चों, पथ का समीकरण यानी कि जो पार्टिकल होता है उसने ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ बन रहा है, देखिए गौर से देखिए इसको, कि ये जो पाथ बन रहा है, ये इस पाथ को कंप्लीट करने में उसे कंप्लीट जो करता है उसके लिए इक्वेशन कौन सी है उसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहां पर हमारे पास में इक्वेशन जो सेकंड है उसको इसके अंदर से कहां मिलेंगे, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। सो इसके अंदर हम बात करेंगे जैसे कि t इक्वल टू हो जाएगा आपके x अपॉन यू कोस थीटा। ठीक है बच्चों, t की वैल्यू को मैं इस प्रकार से ले सकता हूं कि x अपॉन यू कोस थीटा इक्वल टू t हो जाएगा। फिर देखिए t का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर y इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर के रूप में। इक्वेशन 4 है हमारे पास में, देखिए 3 एंड 4। ठीक है बच्चों, यू साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो इसके अंदर अगर हम यू साइन थीटा टी है, सो यहां पर टी है, यू साइन थीटा टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर रूप में। तो देखिए ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, हो गया ना, जैसे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो हमारे पास इक्वेशन, तो इसके लिए हो जाएगा y इज इक्वल टू यू साइन थीटा ब्रैकेट टी प्लस माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर रूप में। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास में। इस इक्वेशन अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर t की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हो जाएगा कि u साइन थीटा, t का मान क्या है x अपॉन यू कोस थीटा माइनस 1/2 जी, t का मान क्या है x अपॉन यू कोस थीटा स्क्वायर के रूप में। ठीक है, फिर देखिए y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके x टेन थीटा, x टेन थीटा माइनस 1/2, यहां पर जो वैल्यूज है उसके लिए हो जाएगा कि g अपॉन यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, इसको मैं एज इट इज ले लेता हूं, फिर यहां पर हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x टेन थीटा माइनस 1/2 को मैंने एज इट इज लिख दिया है, फिर g की वैल्यू उसको भी एज इट इज लिख दिया है, देन फिर x की वैल्यू को मैंने यहां पर मल्टीप्लिकेशन रूप में लिखा है। s लिख सकते हैं कि 1 अपॉन यू कोस थीटा इंटू x स्क्वायर स्क्वायर। तो इसके लिए देखिए यहां पर g है मल्टीप्लिकेशन में, इस पर है स्क्वायर, कंप्लीट पड़ता ऊपर वाला हटा लिया हमने, तो इसके लिए हो जाएगा स्क्वायर, देन फिर ये जो वैल्यूज है मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगी एज इट इज। यहां पर भी स्क्वायर करो तो भी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 अपॉन यू स्क्वायर को स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, और जी की वैल्यू जो वापस से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में इक्वेशन फाइंड आउट हुई है। तो ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ी होगी कि ये इक्वेशन एक परवलय की इक्वेशन है, यानी कि पैराबोलिक जिसे हम कहते हैं उसकी इक्वेशन है। तो आप लोग यहां पर कह सकते हो कि उपरोक्त समीकरण एक परवलय की समीकरण है, एक परवलय की समीकरण है। उपरोक्त समीकरण एक परवलय की समीकरण है, अतः प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। अतः y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन के रूप में जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है उसके रूप में आप लोग इसे लिख सकते हो ऐसे। फिर यहां पर जो a का मान है वो कितना हो जाएगा, देखिए x मल्टीप्लिकेशन में x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में b की और a की वैल्यू हमारे पास में क्या है, तो देखिए यहां से
ए की और बी की वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा, देन फिर बी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हो गई है इक्वेशन। यू साइन थीटा, फिर देखिए यहां पर एक्स अपॉन यू कोस थीटा, डिवाइडेशन कर दिया साइन थीटा का टेन थीटा एक्स माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा के रूप में इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया एक्स स्क्वायर। और इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये कंप्लीट जो प्रक्षेप्य के जो पाथ उसने कवर्ड किया पार्टिकल ने, यानी कि ये जो पाथ कवर्ड किया है जो एक पैराबोलिक पार्ट बन रहा है यहाँ पर देखिए, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो जो कि एक सर्किल को डिनोट करता है किसी डायमेंशनल फॉर्म के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर जो अर्धचंद्र बन रहा है उस अर्धचंद्र को आप कहते हो पैराबोलिक। और इस पैराबोलिक सिस्टम को आप लोग मैथमेटिक्स के अंदर और अच्छी तरीके से डीपली इंजॉय करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो होगी आपके पास में प्रक्षेप्य के पति समीकरण के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रक्षेप्य के अंतर्गत जो मैक्सिमम हाइट होती है या फिर प्रक्षेप्य जो कंप्लीट ये जो पोर्शन है इस बिंदु से लगा इस प्रारंभ करके यहाँ तो जो पहुंचता है और उसे पहुंचने में जो टाइम पीरियड लगता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। बच्चों अब जैसे कि हम लोग बात करेंगे किसी पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट के बारे में कि पार्टिकल जो मैक्सिमम हाइट होती है, जैसे कि ये रेंज वाली आप लोग कह सकते हो कि ये तो हो गई जैसे कि यू डायरेक्शन में यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा के रूप में होती है, और ये होती है वी डायरेक्शन में या फिर वाई पोर्शन रूप में आप कह सकते हो। तो हमारे पास में जो इस इक्वेशन के स्टैंडर्ड में इस पार्टिकल के जो अपवर्ड मोशन कराते हैं, यानी कि आप लोग ये समझ सकते हो कि वी वाई इज इक्वल टू आपके हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पार्टिकल की जो ग्रेविटेशनल रेंज है वो ग्रेविटेशनल रेंज कितनी होती है? -g के रूप में होती है। हम यहाँ पर पार्टिकल को एट द रेस्ट पॉइंट पे हमें एज्यूम करना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास में ग्रेविटेशन और टाइम पीरियड जो दोनों सिंबॉलिक सिस्टम है वो प्रोवाइड हो, और देन फिर इसके कारण से हम लोग इसी इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए कि Vy इक्वल टू 0 होता है, तो समीकरण थर्ड से आप लोग देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कि u साइन थीटा टी यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से आप लोग समझ सकते हो कि जो t का मान है, देखिए कि u साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी, टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी टी के रूप में। तो यहां से आप लोग जो t का मान है वो फाइंड आउट कर सकते हो यू साइन थीटा अपॉन जी के रूप में। फिर इस इक्वेशन को हमें इक्वेशन फोर्थ के अंदर पुट करना है। t का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास में एक्सीलरेशन एंड टाइम पीरियड दोनों है, वो आसानी से हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो फिर देखिए ये वैल्यू इस प्रकार हो जाएगी कि y इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा, t का मान क्या है इस इक्वेशन से देखिए आप u साइन थीटा t माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर है, तो t की वैल्यूज क्या है u साइन थीटा अपॉन जी माइनस 1/2, यहां से देखिए g, फिर आ जाएगा t का मान u साइन थीटा अपॉन g के रूप में, फिर स्क्वायर। ठीक है, जी टी स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर। फिर देखिए बच्चों y इक्वल हो जाएगा आपके कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस 1/2, इस g से एक g ये कैंसिल हो गया, इसके वाला स्क्वायर में यहां से इस g से स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, यहां पर बच गया g। तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। ठीक है,
फिर देखिए यहां पर आप लोग क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्या समझ पा रहे हो कि ये तो कंप्लीट वन है और ये हाफ है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, माइनस 1/2 पार्ट है उसका, इसका 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो एक में से हाफ निकालते हैं तो ये बचाएगा आपके पास में 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी के रूप में। ठीक है बच्चों, y इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है, इस पार्टिकल की मैक्सिमम हाइट है, कण की ऊंचाई है, और एच मैक्सिमम हमारे पास में वैल्यूज क्या होगी, एच मैक्सिमम की वैल्यू होगी हमारे पास में यू स्क्वायर अपॉन 2g के रूप में। ठीक है बच्चों, यू स्क्वायर अपॉन 2g के रूप में हमारे पास में जो हाइट मैक्सिमम हम कहते हैं जिसे, वो हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन 2g। देन फिर इसे हम कह सकते हैं कि किसी कण की अधिकतम ऊंचाई। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हो, इस पोर्शन को। ये एच मैक्सिमम हमारे पास में निकल कर आएगी ये। तो यहां पर देखिए कि एच का जो मान है वो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी के रूप में। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन को भी आप लोग इस साइड में पुट कर दो ताकि आप लोगों के लिए आगे ये इजी रहे। एच इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी के रूप में आपके पास में इक्वेशन है वो फाइंड आउट हो गई है। ठीक है बच्चों, और ये आपकी कंप्लीट जो मैक्सिमम हाइट निकालने का प्रोसेस है, मेथड है, वो आ गया। होप कि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। और देन फिर इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि जो पार्टिकल का टाइम पीरियड होता है उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने में, तो वो कितना होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास में बच्चों हेडिंग पॉइंट है, जैसे कि उड़न काल, और उड़न काल हम कहते हैं टाइम पीरियड, यानी कि उस पार्टिकल को स्टार्टिंग पॉइंट से या फिर स्टार्टिंग जो हमारा उसका प्रारंभिक बिंदु है, उस प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक पहुंचाने में उसको टाइम पीरियड लगता है, तो उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी कण का उड़न काल उस कण को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचाने में लगे समय का दुगुना होता है। टाइम पीरियड होता है वो उस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने में टाइम पीरियड लगेगा, उस टाइम पीरियड का कितना होगा, दुगुना होगा। तो दुगुना का जो स्प्लिंग है वो फॉर्मूला है वो कितनी हो जाएगी, टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी के रूप में। टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। यहां पर मैक्सिमम हाइट क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी है। ठीक है, थीटा अपॉन, जैसे कि उसके अंदर जो मैक्सिमम हाइट निकली थी इसकी, वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आएगी। यहां पे सॉरी, यहां पर जो हाइट है वो 2g आ जाएगी। देन फिर तो उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो इसका, जैसे कि ये मैक्सिमम हाइट है तो इसकी मैक्सिमम हाइट का दुगना हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी के रूप में। जैसे कि u साइन थीटा जो होता है u साइन थीटा अपॉन जी, तो उसके लिए हो जाएगा इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो ये जो टाइम पीरियड है उस पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचाने में लगेगा, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो आइए इसको भी एक साइड में लिख देते हैं कि t इज इक्वल टू हो जाएगा आपके 2u साइन थीटा अपॉन जे के रूप में। मैक्सिमम हाइट एस मैक्सिमम, टाइम पीरियड आ गया। अब हम बात करेंगे कि किसी पार्टिकल की जो रेंज होती है हॉरिजेंटल रेंज होती है जिसे हम कहते हैं क्षैतिज परास, उसके बारे में यहां पर बात करेंगे कि इस हॉरिजेंटल रेंज के अकॉर्डिंग आप लोग इसकी जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हो उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं। क्षैतिज परास हॉरिजेंटल रेंज है, तो हॉरिजेंटल रेंज के लिए हमारे पास में जैसे कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है हॉरिजेंटल का, तो वो क्या है कि x इजिकल टू यू कोस थीटा टी के रूप में, यानी कि x इजिकल टू यू एक्स टी के रूप में। तो आप लोग समझ सकते हो कि किसी पार्टिकल के लिए जो हॉरिजेंटल रेंज होती है वो उसका x एक्सिस होती है, और जो ऊर्ध्वाधर रेंज होती है वो कितनी होती है कि y एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है बच्चों, y एक्सिस अकॉर्डिंग होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो एस के रिलेटेड कोई सा भी फॉर्मूला है हमारे पास में, कोई सी भी इक्वेशन है, उनको इनमें से उठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका फॉर्मूला है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है वो इक्वेशन सेकंड के अंदर है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहां पर आप लोग लिख सकते हो कि एक्स इजिकल टू यू कोस थीटा टी। ठीक है, तो एक चीज आप लोग यहां पर लिखो कि चूंकि टी उड़ियन काल से, टी इजिकल टू उड़ियन काल से, यहां पर जो हमारे पास में ये जो टी है इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आइए देखते हैं कि एक्स इजिकल टू हो जाएगा यू कोस थीटा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है बच्चों, फिर देखिए एक्स इजिकल हो जाएगा आपके यू स्क्वायर टू साइन थीटा कोस थीटा जे के लिए, जे के फॉर्म में यू स्क्वायर टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी। ठीक है, फिर देखिए ये हो जाएगा एक्स इजिकल टू यू स्क्वायर, चूंकि टू साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा के रूप में, टू थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला यहां पर लिख दो साइन टू थीटा अपॉन जी के रूप में। तो ये जो आप लोगों के पास में इक्वेशन फाइंड आउट हुई है वो हो जाएगी एक्स इजिकल टू आर इजिकल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा के रूप में अपॉन जे। यहां पर मैंने आर क्यों लिखा है, क्योंकि क्षैतिज परास कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज। तो यहां पर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है कि आर इजिकल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी के रूप में। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग यहां पर जो एंगल है वो थीटा इजिकल टू 45 डिग्री हो, यानी कि 45 डिग्री हो, तो आर मैक्सिमम कितना होगा, आर मैक्सिमम कितना होगा यू स्क्वायर अपॉन जे के रूप में। ठीक है बच्चों, आर मैक्सिमम हो जाएगा आपके यू स्क्वायर अपॉन जे के रूप में। यहां पर ये जी है ग्रेविटेशन। देखिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो 2 हो जाएगा आपके 90 डिग्री, देन भी साइन 90 डिग्री होता है 1, और यू स्क्वायर अपॉन जी का जो हमारे पास में फॉर्मूला आएगा वो जाएगा आर मैक्सिमम के रूप में। तो इसे आप लिख सकते हो कि किसी कण की अधिकतम क्षैतिज परास होती है, वो होती है यू स्क्वायर अपॉन जी के रूप में। तो ये हमारे पास में कंप्लीट जो प्रोसेस है क्षैतिज परास निकालने का वो फाइंड आउट हमने कर लिया है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो पार्टिकल के अकॉर्डिंग उसका मोशन होता है, जैसे कि वेग का समीकरण होती है उसके बारे में। देन फिर हम बात करेंगे कि
पार्टिकल के जो इक्वेशन होती है अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस के रूप में, वाई एक्सिस के रूप में, उसके बारे में। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज के मल्टीप्लिकेशन होता है हाइट मैक्सिमम के, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो ये फॉर्मूला हमारे पास फाइंड आउट हुआ है, उस फॉर्मूले को, उस रेंज को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि आर इक्वल हो जाएगा आपके, देखिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये मैं कंप्लीट जो फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए आगे आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, और आप लोगों की भी ध्यान में रहे किस प्रकार से ये फॉर्मूले फाइंड आउट हुए, किस प्रकार से फाइंड आउट नहीं हुए। तो बस सिंपल सा मेथड है और आप लोगों को समझना है और स्टडी करना है उसके बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई हमारे पास में यहां तक प्रोसेस। अब हम बात करेंगे कि प्रक्षेप्य का पूरक कोणों पर जो गति होती है उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं बच्चों। अब मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है वो है कि पूरक कोण पर प्रक्षेप्य गति, किसी पार्टिकल की जो प्रक्षेप्य गति होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए कि यहां पर एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि पार्टिकल है उसके अकॉर्डिंग पूरक कोण पे, और जो नेचुरल जो पार्टिकल की मोशन होता है किसी प्रोजेक्टाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग, उन दोनों को मतलब कि दो गतियां इसके अंदर बताई गई है पार्टिकल की। तो एक तो होती है थीटा एंगल पर, एक होती है 19 माइनस थीटा एंगल पर। ठीक है बच्चों, फिर इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि फर्स्ट टाइम जो पार्टिकल का मोशन होता है कि यू एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग तो इसका मोशन हो जाएगा यू cos थीटा, और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हो जाएगा यू sin थीटा। देन फिर जो हाइट मैक्सिमम है तो फर्स्ट के लिए हो जाएगी h1 और सेकंड के लिए हो जाएगी h2। ठीक है बच्चों, फिर देखिए यहां पर फर्स्ट पार्ट है प्रोजेक्टाइल मोशन का, यानी कि जो प्रवलय का, वो तो अवेलेबल है थीटा एंगल पर, और सेकंड वाला अवेलेबल है 90 माइनस थीटा एंगल पर। फिर हम बात करेंगे जैसे कि इसके अंदर हमारे पास में जो गिवन चीजें हैं उनके अकॉर्डिंगली हम लोग समझ सकते हैं कि प्रथम गति में कण की वेग u पर थीटा कोण पर गति। तो सिंपल से प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, सिंपल से किसी पार्टिकल के पैराबोलिक मोशन के लिए जो परवलय का मोशन होता है उसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशंस फाइंड की हुई है हमारे पास में। फर्स्ट के लिए हमारे पास में इक्वेशन है वो फाइंड आउट हो चुकी है। हमने ओरिजिनल रेंज को भी निकाल लिया है, टाइम पीरियड को भी निकाल लिया है, देन फिर हाइट मैक्सिमम को भी निकाल लिया है। तो ये तो हमारे पास में है। अब सेकंड वाले के अंदर हम बात करेंगे जो कि 90 माइनस थीटा एंगल पर है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग इक्वेशन को समझ सकते हो कि ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन को आप लोग, ये तो होगी हाइट मैक्सिमम, उसके बारे में टाइम पीरियड के बारे में सेकंड वाले, और जो ओरिजिनल रेंज है उसके बारे में। ठीक है, ये तो है प्रथम के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि द्वितीय गति में कण की वेग u पर 90 माइनस थीटा कोण पर गति, वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए बच्चों, ये जो हाइट है, टाइम पीरियड है और जो रेंज है उसके लिए आप लोग लिख सकते हो कि R1, T1 और H1 हो गई। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देख सकते हो कि R2 कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी, देखिए आपके कि u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जे के रूप में। ठीक है बच्चों, एंगल हमने यहां पर पुट करना है। फिर देखिए यहां पर इसका इक्वेशन सॉल्यूशन हो जाएगा कि u स्क्वायर इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी के रूप में। फिर देखिए हो जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू साइन, अब देखिए R2 है
R2 है, u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी के रूप में जो एंगल है वो जाएगा 1 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के इक्वल। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि R1 इक्वल टू R2, R1 इक्वल R2 लिख सकते हो। तो उसके लिए देखिए कि R2 इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के रूप में हमारे पास में R2 की जो कि द्वितीय गति है कण की पैराबोलिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा R2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जे के रूप में हमने फाइंड आउट कर लिया यहां पर। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला निकल गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास में फॉर्मूला है जैसे कि वुडन कॉइल के लिए और हाइट मैक्सिमम के लिए, तो इनके जो प्रोसेस है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए कि अब जो मोशन बता रहे हैं वो द्वितीय गति के बारे में है, क्योंकि प्रथम गति के बारे में तो हमने फाइंड आउट कर ली है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो T2 है समय टाइम पीरियड या फिर वुडन काल है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, देखिए 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी के रूप में, 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी के रूप में। तो इसके लिए देखिए कि T2 इक्वल टू साइन u साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी आ गया यहां से, u साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी आ गया। फिर इसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हो कि T2 की जो इक्वेशन है वो 180 के रूप में है, 180 के रूप में है, तो ये इक्वेशन किसके इक्वल हो गई, T1 इक्वल हो गई। इसके अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं T1 इक्वल टू T2। फिर देखिए u साइन थीटा 180 माइनस साइन u साइन वहां पर क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जे के रूप में। कंप्लीट हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन है वो फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है, फिर यहां पर हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो हमारे पास में मैक्सिमम हाइट है उसके बारे में। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है कि हाइट मैक्सिमम होती है S2 के अकॉर्डिंग यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के रूप में अपॉन जे के रूप में। तो यहां पर देखिए हो जाएगा S2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा के रूप में। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आप लोग इस प्रकार से कह सकते हो कि जो फॉर्मूला होता है वो जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी के रूप में, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी के रूप में हो सकता है। फिर देखिए S2 इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो अब तुलना करते हैं जैसे कि H1 अपॉन H2 वो कितना हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन जी के रूप में। तो यहां पर क्या हो जाएगी वैल्यू, यहां पर हो जाएगा यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, देन फिर H1 अपॉन H2 कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, H1 अपॉन H2 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा हो गया। देन फिर यहां से जो वैल्यूज है आपके वो आ जाएगी कि यहां पर देखिए जो T1 समांतराल आएगा आपके वो आ जाएगा कोस थीटा यू साइन यू कोस थीटा यू कोस T1 का मान क्या है 2u साइन थीटा, तो इसके लिए हो जाएगा 2u कोस थीटा, 2u कोस थीटा। ठीक है बच्चों, 2u कोस थीटा है। तो हमें यहां पर जो टेन स्क्वायर थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग
T1 अपॉन T2 का मान देखिए, T1 अपॉन T2 का मान हो जाएगा, T1 की वैल्यू क्या है 2u साइन थीटा अपॉन जी है, अपॉन ये हो जाएगी 2u कोस थीटा अपॉन जी, जी से जी कैंसिल, 2u से 2u कैंसिल, देन फिर साइन थीटा अपॉन टेन कोस थीटा हो जाएगा टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कोस टेन थीटा होता है। फिर यहां से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि समझ सकते हो इस बात को कि H1 अपॉन H2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है T1 अपॉन T2 के टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा टेन थीटा टेन थीटा, ये वैल्यूज इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, यहां पर सिंपल सी मिस्टेक है तो उसको आप लोग समझ सकते हो आसानी से कि साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना होता है 2u cos थीटा होता है, और फिर इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला प्रोसेस होगा वो आप लोगों को आ जाएगा और सिंपली आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, हो कि ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आए, सिंपल सी चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस एंगल का ध्यान में रखना आप लोगों को कि एंगल को आप लोग किस प्रकार से एस्टिमेटेड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो क्षैतिज प्रास होती है हमारी, वो अगर किसी के मल्टीप्लिकेशन में हो हाइट के